दोस्तों, आप सभी को मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। चलिए कहानी शुरू करते हैं। वंदना अर्चना का ऐसा मायका। कहानी को शुरू से अंत तक सुनने पर लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मामा का प्यार भरा आग्रह था या छोटी बहन अर्चना से मिलने की चाह। वंदना विपुल पर बच्चों की जिम्मेदारी सौंपकर मायके चली आई थी। छोटी बहन जिसके साथ माता पिता रूपी वटवृक्ष के तले बचपन से लेकर जवानी तक के 24 बसंत हंसते खेलते बिताए थे, साथ साथ घूमे थे, साथ साथ पढ़े थे, यहाँ तक कि एक दूसरे की गलती छुपाने के लिए एक दूसरे के लिए डांट भी खाई थी। किंतु समय के प्रभाव ने उनकी मासूम भावनाओं को रोते हुए उन्हें अलग कर दिया था। समय के प्रभाव को क्या कोई रोक पाया है? समय तो समय है, एक ही गति एक ही लय के साथ निरंतर चलता हुआ। जो उसके साथ चल सका चलता गया और जो रुक गया वह कभी अंधकार में विलीन हो गया। यही हाल रिश्ते नातों का है। सच तो यह है कि खून के संबंध भी कभी समय की कमी या दूरी के कारण असमय दिलों में दूरियां पैदा कर देते हैं, पर उनके साथ ऐसा नहीं था। दूर रहते हुए भी अर्चना और उसने सदा संपर्क बनाए रखा। यही कारण था कि अर्चना ने उसे अपने भारत प्रवास के कार्यक्रम की सूचना महीनों पहले ही दे दी थी तथा साथ में क्षमा मांगते हुए कहा था कि समय की कमी के कारण वह मेरठ आने में असमर्थ है, अतः तुम जीजाजी एवं नवीन और निधि के साथ रायबरेली आ जाओ। कम से कम मिलना तो हो जाएगा, वरना फिर पता नहीं कब भारत आना हो पाए। स्वयं ऐसा बना कि जिन दिनों अर्चना को आना था उन्हीं दिनों नवीन और निधि की परीक्षाएं पड़ गई। वंदना असमंजस में थी तथा कोई भी निर्णय नहीं ले पा रही थी। उसकी मन स्थिति को समझकर विपुल ने कहा, तुम क्यों परेशान हो रही हो? मैं तो हूं ना बच्चों के पास। अब बच्चे इतने छोटे भी नहीं है कि तुम्हारे बिना रह ना सके। वैसे भी 3 ही पेपर तो बाकी रह गए हैं। तुम निश्चित होकर जाओ, परीक्षा समाप्त होते ही मैं बच्चों को लेकर आ जाऊंगा। नवीन और निधि ने भी विपुल की बात का समर्थन कर दिया था। विपुल प्रारंभ से ही बच्चों के स्वतंत्र विकास के पक्षधर रहे हैं। उनके अनुसार बच्चों को अपना काम स्वयं करने की आदत डालनी चाहिए, जिससे कि कभी किसी भी स्थिति में उन्हें परेशानी ना उठानी पड़े। लेकिन परीक्षाओं के कारण वह स्वयं को जाने के लिए तैयार नहीं कर पा रही थी। विपुल और बच्चों के प्रोत्साहन एवं मामा पापा और अर्चना का आग्रह ना ठुकरा पाने के कारण वह बीती मधुर यादों के सुनहरे संसार एवं मम्मा की गोद में सिर छुपाने की आस लिए मायके चली आई। कल अर्चना आने वाली है, पूरा घर बिछा जा रहा है उसके स्वागत सत्कार के लिए। आखिर इतनी भागदौड़ हो भी क्यों ना। 6 वर्ष के पश्चात बेटी दामाद अपने 1 वर्षीय पुत्र विनी तथा विनय के साथ भारत आ रहे हैं। अखिलेश को नाश्ते में खस्ता कचौड़ी एवं हरी मिर्च का अचार पसंद है। खाने में केले के कोफ्ते, मटर पनीर। 1 सप्ताह का मेनू तैयार कर लिया गया है। कहीं म्यूनसिपालिटी के अशुद्ध जल से उनका पेट न खराब हो जाए, इसीलिए एक्स्ट्रा गार्ड वाटर फिल्टर की जगह आईओ की व्यवस्था भी कर ली गई है। अर्चना पहली बार उसको लेकर आ रही है, अतः परंपरा अनुसार सूचक भी देना होगा। लगभग 20-25 हजार का सामान तो देने के लिए आ गया है। पोते के लिए सोने की चेन, महंगे कपड़े, विभिन्न प्रकार के खिलौने, अर्चना के घर के अन्य सभी सदस्यों के लिए कपड़े इत्यादि इत्यादि। बीच बीच में फिर भी बात उठ जाती कि विदेश में रहने वालों को यह सामान पसंद भी आएगा या नहीं।
उसे याद आया वह दिन जब वह नवीन को लेकर पहली बार आई थी। तब विदा के समय पापा ने नवीन को 5 जोड़ी कपड़े एवं उसे एक साड़ी ब्लाउज देते हुए कहा था, बेटा तू तो जानती है कितना खर्चा है, कुछ बचत नहीं हो पाती है। पूरा वेतन अर्चना और अनिल की पढ़ाई पर खर्च हो जाता है, कुछ भी नहीं दे पा रहे हैं तुझे। यह सब तो दिखावे की वस्तुएं हैं। मेरे लिए तो आपका प्यार एवं आशीर्वाद की बहुत है। वह भी मामा पापा की मजबूरी समझती थी, उनको दिलासा देते हुए बोली थी। विपुल ने भी उसके कथन का समर्थन कर दिया था। निधि के समय उन्होंने कुछ कहने और देने की आवश्यकता ही नहीं समझी थी, किंतु आज जब पापा रिटायर्ड हो गए हैं, वह 50-60 हजार कैसे खर्च कर पा रहे हैं। अब सोचते सोचते सिर दर्द करने लगा था। जितना अनचाहे विचारों को मन से निकालने की कोशिश करती, उतना ही वे बिन बुलाए मेहमान की तरह उसके दिल में दस्तक देने लगते। वह समझ नहीं पा रही थी कि उसे हो क्या रहा है। पहले तो वह ऐसी नहीं थी। वह अर्चना की बड़ी बहन के फिर यह ईर्ष्या क्यों? वास्तव में मम्मा पापा का छोटी बहन अर्चना के स्वागत का असीमित उत्साह देखकर वंदना का मन बुझ गया था। न जाने क्यों उसे ऐसा लगने लगा कि शायद मम्मा ने अपनी सहायता के लिए ही उसे बुलवा लिया है। वह भी वास्तविक स्थिति से अनभिज्ञ अपने घर परिवार को छोड़कर अपनी छोटी बहन से मिलने की चाह लिए दौड़ी चली आई है। अनायास ही बहन के लिए सहज मन के सुकोमल संतों में जलन होने लगी। इसके साथ ही मन में हीन भावना के निरंतर हावी होते विचार जो उसके मासूम दिल को कुरेद कर लहू लुहान कर रहे थे। बिन बुलाए विचारों का कटीला बर्फीला तूफान उसके दिलो दिमाग पर थप्पड़े मार रहा था। क्या वह इस घर की पुत्री नहीं है? उसका और विपुल का तो उसके मम्मी पापा ने कभी ऐसा स्वागत नहीं किया था। अच्छा ही हुआ जो विपुल नवीन और निधि की परीक्षा के कारण उसके साथ नहीं आ सकते, किंतु जब 2 दिन पश्चात वे आएंगे तो अर्चना एवं अखिलेश के स्वागत की जोरदार तैयारियां देखकर क्या उनमें मन को ठेस नहीं पहुंचेगी? कहीं वह भी उसकी तरह ही न सोचने लगे। वैसे विपुल एक अनोखे व्यक्तित्व के मालिक हैं और सहनशीलता तो उन्हें विरासत में मिली है। गंभीर से गंभीर बातें भी वे हास्य विनोद में चुटकियों में सुलझा लेते हैं। फिर भी मानव बन तो शीशे जैसा नाजुक है। जब तक ठीक है, बेहद सुंदर एवं लुभावना। जिस दिन टूटा ना कोई दवा काम आती है और ना ही दुआ। जो रिश्ता विपुल का इस घर से ही, वही अखिलेश का। फिर यह अंतर क्यों? क्या विदेश प्रवास से ही कोई अति महत्वपूर्ण हो जाता है? काश विपुल यहाँ न आए। मन में बेहद तनाव एवं पुथल मची हुई थी। सोते सोते सिर दर्द करने लगा। देर रात तक वह करवटें बदलती रही। सुबह मम्मा चाय का कप लेकर आई और बोली, बेटा खास्ता कचौड़ी की पिट्ठी बना ली है, चल बनवा दे, फिर सब आ जाएंगे तो समय ही नहीं मिल पाएगा। करीब 10 बजे गाड़ी का हॉर्न सुनाई पड़ा। सब बाहर भागे। अर्चना अपनी ससुराल बनारस से कार द्वारा रायबरेली आई है। जिस स्टॉप में वह एकदम मॉडर्न लग रही है, वह है भी सुंदर, किंतु विदेश प्रवास ने उसके सौंदर्य एवं आत्मविश्वास को भी दोगुणित कर दिया है और भी निखर आ गया है उसके व्यक्तित्व में। उसके पीछे पीछे अखिलेश उतरे, अपने पुत्र बिनी को गोद में लिए, जो अचानक इतने लोगों को देखकर उनकी गोद में मुंह छुपाने का असफल प्रयास कर रहा था। वहीं छोटा भाई अनिल सामान उतारने लगा। इतनी गर्मी पता नहीं कैसे सह लेते हैं आप लोग।
अर्चना कार से उतरते हुए बोली, क्यों तुम भी तो यही पली बड़ी हो, फिर 6 वर्षों में ऐसा क्या हो गया कि गर्मी सहन नहीं कर पा रही हो? वंदना ने संतुलित आवाज में कहा। पता नहीं अर्चना का कथन उसे नाक बार लगा था। तुम क्या जानो दीदी, वहाँ कैसा मौसम है, क्या नज़ारे हैं, क्या साफ सफाई है, मन खिला खिला रहता है। और यहाँ वही गंदी सड़कें, वही गंदगी, अच्छा भला आदमी भी बीमार हो जाए। दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है, पर यहाँ का वही हाल है। इतने वर्षों में भी कुछ नहीं बदला है। अर्चना ने इंग्लैंड की प्रशंसा करते हुए कहा, हम तो भूल ही गए थे कि हमारी छोटी बहन पूर्ण रूप से विदेशी हो गई है। अब भला भारत, जहाँ उसने जन्म लिया, पली बड़ी, उसे क्यों अच्छा लगेगा? उसका भारी भरकम सूटकेस उठाकर अंदर लाते हुए अनिल ने कहा, लो बेटा, फ्रूट जूस लीची का है, विशेष रूप से तुम लोग के लिए ही मंगवाया है। मामा ने शीतल पेय की ट्रे को अखिलेश के सामने रखते हुए कहा, लीची का है? तुम लोगों के लिए ही मंगाया है। मैं समझा नहीं माँ जी, यह रियल फ्रूट जूस है। अर्चना ने बताया था कि तुम्हें लीची पसंद है। लीची तो सीजनल फ्रूट है, इस समय मिलती नहीं है, अतः जूस मंगा लिया है। माँ ने कहा, क्या इंडिया में प्रोसेस जूस मिलने लगा है? अखिलेश ने शीतल पेय के गिलास को पकड़ते हुए कहा, हाँ जीजा जी, इंडिया में बिजनेस के इतने अच्छे प्रोजेक्टर हैं कि विदेशी कंपनियां अपने पैर जमाना चाह रही है। अच्छा मजाक है, भारतीय अपनी पहचान के लिए विदेश भाग रहे हैं और विदेशी पैसा कमाने के लिए भारत आ रहे हैं। कहते हुए वह हंस पड़ा। यह क्या भैया, हंसना भी एक कला है। यह क्या वो हड्डों की तरह हंस रहे हो? अर्चना ने आदत अनुसार उसकी बेवजह की हंसी पर अंकुश लगाते हुए कहा। वस्तुतः उसे अनिल का अखिलेश की बात काटना अच्छा नहीं लगा था। तुम्हारे देश में हंसने पर राशनिंग होती होगी तो, किंतु हमारे देश में सब कुछ फ्री है। अनिल ने जो संग मामा पापा को आवश्यकता से अधिक तैयारी करते देखकर पहले से ही क्षुब्ध था, उसने उत्तर दिया। अर्चना के शब्दों ने आग में घी का काम किया था। न चाहते हुए भी अनचाहे शब्द उसके मुंह से उफनती नदी की तरह बांध तोड़कर वह निकले थे। इतना बड़ा हो गया है, लेकिन बचपना नहीं गया। पहले की तरह ही झगड़ना प्रारंभ कर दिया। माँ ने डपटते हुए कहा। फिर अखिलेश एवं अर्चना की ओर देखकर बोली, जाओ बेटा, हाथ मुंह धोकर फ्रेश हो लो और गर्म पानी बाथरूम में रखवा दिया है, फिर आराम से बैठकर बातें करना। तब तक मैं नाश्ते का इंतजाम करती हूँ। और हाँ, अर्चना विनय के लिए गाय का दूध मंगा दिया है, जब उसका समय हो तब दे देना। माँ, गाय का दूध वहाँ के डॉक्टर ने देने के लिए मना किया है, क्योंकि वह कीटाणु रहित नहीं होता। अतः यदि पाश्चराइज्ड दूध मिल जाए तो मंगवा देना। वैसे शाम तक के लिए दूध मैं बनारस से ही लेकर आई हूँ। ठीक है, मंगा दूंगी, माँ किचन में जाते हुए बोली। खाना खाते खाते शाम हो गई। अभी बाहर बैठकर बात कर ही रहे थे कि विपुल को नवीन एवं निधि के साथ आते देख आश्चर्य हुआ। वह तो बाद में आने वाले थे। पूछने से पता चला कि स्कूल की नवनिर्मित इमारत के दर जाने से 6 बच्चों की मृत्यु हो गई है। पेरेंट्स की विरोध करने पर स्कूल को अनिश्चित काल के लिए बंद करना पड़ा। जब तक पूरी जांच नहीं हो जाती तब तक कोई भी अपने बच्चे को स्कूल भेजने के लिए तैयार नहीं हो रहा है। इस तरह तो बच्चों का साल भी बर्बाद हो जाएगा। वंदना के मुंह से अनायास निकल गया, तुझे साल की पड़ी है, पर जिनके बच्चे इस हादसे में
अनहोनी का शिकार हो गए या मर गए, उनकी तो दुनिया ही उजड़ गई होगी। एक पुत्र एवं एक पुत्री के सीमित परिवार में किसी एक का भी इस तरह अचानक चले जाना भीषण त्रासदी नहीं तो और क्या है। माँ ने वंदना की बात काटते हुए संवेदना प्रकट की। पता नहीं लोग थोड़े से पैसों के लालच में क्यों किसी के जीवन के साथ खिलवाड़ करते हैं। सीमेंट की जगह बालू ज़्यादा मात्रा में बुलाएंगे तो इमारत गिरेगी नहीं तो और क्या होगा। पुराने जमाने के भव्य महल आज भी देख जाएंगे, किंतु 4 वर्ष पुरानी इमारत जरा से आंधी तूफान से ढह जाती है। पिताजी गहरी सांस लेकर बोले, इसी वजह से तो भारत की प्रतिभाएं विदेश भाग रही है, क्योंकि यहाँ उनकी योग्यता, उनके परिश्रम की कोई कद्र नहीं है। यहाँ तक कि उनकी जान माल भी सुरक्षित नहीं है। अर्चना जो सबकी बातें सुन रही थी, उसने कहा, यह ठीक है, यहाँ योग्यता एवं परिश्रम की कद्र नहीं है और शायद पैसा भी उतना नहीं मिलता जितना कि विदेशों में। लेकिन क्या थोड़े से पैसों के लालच में विदेश जाना उचित है? क्या हम यहाँ रहकर यहाँ की व्यवस्था को चुनौती देते नहीं दे सकते? यहाँ के ब्रेन की विदेशों में कद्र इसीलिए है क्योंकि वहाँ अधिकांश व्यक्ति उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते और जो उच्च शिक्षा प्राप्त कर लेते हैं वह उस कार्य को उतने कम पैसों में करने के लिए तैयार नहीं होते जितने कि पशियाई मूल के व्यक्ति। अनिल आक्रोश में बोल उठा, विकेंद्रीकरण के इस युग में आज व्यक्ति देश की परिधि के भीतर बनकर नहीं रह सकता। अच्छी अपॉर्चुनिटी प्राप्त होने पर भी सिर्फ देशभक्ति के नाम पर बनकर रहना मेरी निगाह में बेवकूफ़ी ही कहलाएगी। यदि ऐसा हो तो कोई देश या समाज तरक्की ही न कर पाए। पापा भी अच्छी सुविधाओं के लिए ही गांव छोड़कर शहर आए थे। यदि वह भी तुम्हारी तरह सोचते तो तुम आज इंजीनियर नहीं, हाथ में फावड़ा लेकर खेती कर रहे होते। अर्चना ने कहा, खेती करना कोई निकृष्ट काम तो नहीं है। कृषि और किसान तो देश की रीढ़ है। उनकी मेहनत के कारण ही हमें 2 वक्त की रोटी मिल रही है। अनिल ने उत्तर दिया, अच्छा अब विषय परिवर्तित करो। प्रत्येक देश में कुछ अच्छाइयाँ होती है और कुछ बुराइयाँ। अच्छा होगा यदि हम व्यर्थ बहस करने के बजाय प्रत्येक देश की अच्छाइयों को ग्रहण कर समन्वय का प्रयास करें। अर्चना और अनिल की नोक झोंक के कारण बातों में बेवजह आती कटुता को दृष्टिगत कर विपुल ने बात का रुख बदलने की चेष्टा करते हुए कहा। फिर अखिलेश की ओर उन्मुख होकर बोले, और सुनाइए, कई वर्ष बाद आए हैं, कैसा लग रहा है हमारा भारत? इन 6 वर्षों में काफ़ी परिवर्तन आया है, लेकिन सच पूछिए तो यहाँ की मिट्टी का सौंधापन कहीं नहीं मिला। इंसान के रंग रंग में व्याप्त प्रेम और स्नेह के अटूट बंधनों की मिसाल दुनिया के अन्य किसी देश में देखने को नहीं मिलेगी। यहाँ आकर लौटने की इच्छा तो नहीं करती, किंतु कॉन्ट्रैक्ट तो पूरा करना ही होगा। शून्य में देखते हुए अखिलेश ने उत्तर दिया। विपुल ने अपनी जिंदा दिली से बोझिल वातावरण में जान डाल दी थी, अतः शीघ्र ही दोनों बातों में मशगूल हो गए, कुछ यहाँ की और कुछ वहाँ की। अखिलेश इंग्लैंड के पर्यटन स्थलों, व्यावसायिक केंद्रों एवं कार्य पद्धति के बारे में जानकारी दे रहे थे। पापा वहीं बैठे बैठे दोनों की बातों का आनंद ले रहे थे। बीच बीच में चाय नाश्ते की व्यवस्था मम्मा ने ले रखी थी। आवश्यकता पड़ती तो वह उसे आबा दे देती। अर्चना तो विशेष अतिथि थी। सुबह से ही एक बात पर बार बार ध्यान जा रहा था कि अर्चना बात बात में स्वदेशी वस्तुओं की तुलना विदेशी वस्तुओं से कर रही थी तथा स्वदेशी वस्तुओं की आलोचना किए जा रही थी।
वह घर के सभी सदस्यों के लिए कुछ न कुछ उपहार लेकर आई थी। पिताजी के लिए ओवरकोट, उसके लिए उसके एवं माँ के लिए साड़ी एवं सॉफ्ट लेदर के पर्स, वह विपुल एवं अनिल के लिए जीन्स शर्ट तथा नवीन के लिए फर वाला कोट एवं एक रिमोट कंट्रोल से चलने वाली कार, निधि के लिए फ्रॉक, नाइट तथा फर वाला पर्स इत्यादि। अपनी लाई चीज़ों की प्रशंसा करते हुए वह फूली नहीं समा रही थी। देखो मामा, यह साड़ी कितनी मुलायम है। वह चाहो तो एक अंगूठी से पूरी साड़ी निकाल लो। फ्रेंच शिफॉन है। यह कोट कितना हल्का एवं नरम, पहन लो तो पता ही ना चले। वहाँ की प्रत्येक वस्तु अपने आप में अनोखी एवं अद्भुत है। तुम भी दीदी व्यर्थ ही भारत में पैदा हुई, यदि वहीं जन्म लेती तो तुम भी वहाँ की वस्तुओं की भांति अद्भुत एवं अनोखी होती। अनिल ने एक बार फिर व्यंग्यात्मक स्वर में कहा। हाँ, इसीलिए तो हमने विनी को इंग्लैंड में जन्म लेने दिया। वहाँ पैदा हुए ही बच्चों की बात ही दूसरी होती है। विदेशी संस्कृति की भ्रमित अर्चना अनिल के व्यंग्यात्मक लहजे को समझते हुए बोली। दीदी, कहीं ऐसा न हो कि यही विनय बड़ा होकर यह न कहने लगे कि मम्मा, मैं अंग्रेज हूँ, मेरे माता पिता भारतीय हो ही नहीं सकते। एक बार फिर अनिल ने भोला से मुंह बनाकर अर्चना को चिढ़ाते हुए कहा। अनिल, तुझे हो क्या गया है बेटा? अपनी बहन से ऐसे बातें की जाती है क्या? उसके व्यवहार से परेशान मम्मा ने एक बार फिर उसे डांटते हुए कहा। मम्मा, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि जिस देश में हम पैदा हुए, जिस देश का अन्न जल खा पी कर बड़े हुए, जिस देश की माटी की सुगंध में जीवन के 25 वर्ष व्यतीत किए, वहीं बेगाना हो गया और मात्र कुछ वर्ष जिस देश में अजनबियों की तरह रहे, वही अपना हो गया। पराये देश की समस्त वस्तुएं अब अच्छी है और निज देश की सब तरहीन। ऐसा क्यों मामा? आवेश से थर्रा उठा था अनिल। 2 दिन के लिए बहन आई है, उससे भी झगड़ा न जाने कब बुद्धि आएगी तुझे। अनिल के मानसिक अंतर्दोष से बेखबर बड़बड़ाती हुई मम्मा रसोई में चली गई। उनके लिए तो बेटी दामाद का विदेश प्रवास सामाजिक प्रतिष्ठा में बुद्धि का घोतक था। वे सिर पैर की बेचते बातों को सोचने समझने का उनके पास समय ही नहीं था। मौसी, यह कार चली नहीं रही है, देखिए क्या हो गया इसमें। तभी नवीन अपनी रिमोट कंट्रोल की कार लेकर आया और बोला। अर्चना ने उसे उलट पुलट कर देखा, लेकिन उससे कुछ समझ में नहीं आया तो उसने कहा, जाओ अपने मौसा जी को दिखा दो, शायद सामान के बीच में दबकर कुछ खराब तो नहीं हो गया। अभी वह वाक्य भी पूरा नहीं कर पाई थी कि निधि, जो नवीन के पीछे खड़ी थी, बोली। मौसी, यह दोनों पर्स एक जैसे ही नहीं लग रहे हैं, बताइए आप कौन सा लाई हैं? अर्चना निधि की बात सुनकर चौंक गई। दोनों पर्स को हाथ में पकड़कर देखने लगी। एक ही डिजाइन, वह एक ही रंग के 2 पर्स, वह तो एक ही पर्स लाई थी, फिर यह दूसरा कहाँ से आया? वंदना भी एक ही प्रकार के 2 पर्स देखकर चकी थी। तभी निधि ने समस्या का समाधान करते हुए कहा, माँ, आप भी भूल गई, पिछले बार जब हम शिमला घूमने गए थे तो आपने यह वाला पर्स दिलवाया था। निधि की बात पर वंदना को भी याद आ गया। उस पर्स को शोकेस में लटका देकर निधि जिद कर बैठी थी और विपुल, जो पर्यटन पर निकलने से पहले ही ताकीद कर देते हैं कि हम घूमने जा रहे हैं, ना कि शॉपिंग करने, ने अपनी प्यारी पुत्री की जिद पूरी कर दी थी। इसके साथ ही नवीन को लेदर की जैकेट भी खरीदवा दी थी। वह तो
कब की भूल चुकी थी, किंतु निधि विशेष अवसरों पर उस पर्स को सदैव साथ लेकर चलती है। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? यह पर्स तो मैंने लंदन से खरीदा है। अर्चना ने अविश्वसनीय मुद्रा में उन्हें देखते हुए कहा। अचानक वह पर्स को उल्टाकर देखने लगी। उस पर मेड इन इंडिया लिखा देखकर उसने चौंक की सांस लेते हुए कहा, यह तुमने शिमला से खरीदा है? आजकल नकल भी इतनी अच्छी तरह से होने लगी है कि असली चीज भी पहचान में नहीं आती है। तब तक निधि ने दूसरा पर्स भी पलट कर डाला तथा बोली, मौसी, मेड इन इंडिया तो इस पर्स में लिखा है। दोनों पर्स पर मेड इन इंडिया का टैग देखकर अर्चना किंकरता विमोड़ ठगी सी बैठी रह गई। धीमे स्वर में एक बार पुनः बोली, मैं सच कह रही हूँ, यह पर्स मैंने लंदन के एक प्रसिद्ध डिपार्टमेंटल स्टोर से खरीदा है। आपने अगर यह पर्स लंदन से खरीदा है तो इसमें मेड इन इंडिया कैसे लिखा है? आप झूठ बोल रही हैं मौसी। निधि ने अपने शब्दों पर जोर डालते हुए कहा, नहीं बेटा, मैं सच कह रही हूँ। देखा दीदी, ऑल द ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, जिन्हें तुम अच्छा समझती हो, देखती हो, वह सब कुछ सुंदर नहीं है। तभी तो तुम वहाँ भी धोखा खा गई। भारतीय वस्तुओं की विदेशी भी कद्र करते हैं। वे अपने बाजार को आकृष्ट वस्तुओं से भरने की चेष्टा करते हैं, चाहे वह कहीं भी निर्मित क्यों न हुई हो। किंतु हम भारतीय अपने देश में निर्मित वस्तुओं की भी कद्र नहीं कर पाते। ऐसा क्यों दीदी? विदेशी अपनी झूठन भी पत्तल में परोस कर दे देते तो हम अमृत समझकर ग्रहण कर लेंगे और निज देश का अमृत भी जहर समझकर फेंक देंगे। हमारा आत्मसम्मान, आत्मगौरव, जो हमारी ऐतिहासिक धरोहर था, आज न जाने कहाँ विलुप्त हो गया है। देश प्रेम की पावन भावना क्यों हमारे दिलों से विलुप्त होती जा रही है? क्यों हम अपनी सांस्कृतिक विरासत को भूलते जा रहे हैं? अनिल, जो पीछे खड़ा इस ड्रामे का दर्शक था, ने दर्द भरे स्वर में कहा, तू ठीक कह रहा है मेरे भाई, मैं ही मायावी देश की चकाचौंध से भ्रमित हो गई थी। आज तूने मेरे नेत्र पर पड़ी जवनिका को हटा दिया है। तेरी जीवन भर आभारी रहूंगी। अश्रुपूरित नेत्रों से उसकी ओर देखते हुए अर्चना ने कहा, मुझे क्षमा कर दो दीदी, मेरा आशय तुम्हारा दिल दुखाने का नहीं था, लेकिन निज देश की अवमानना मैं सहन नहीं कर पा रहा था। अनिल ने अर्चना का हाथ अपने हाथ में लेते हुए क्षमा याचना करते हुए कहा, वस्तुतः दोष न तुम्हारा है अर्चना, और न ही अनिल का दोष है। हमारी सोच का, हमारी मानसिकता तथा हमारी विचारधारा का, जिसके कारण हम पूर्व और पश्चिम की तुलना करने लगते हैं। दोनों देशों की अलग संस्कृति, अलग मूल्य है। उनमें कुछ अच्छाइयाँ और कुछ बुराइयाँ हैं। आज आवश्यकता है एक दिव्य दृष्टि की, जो अच्छे बुरे में पहचान कर सके। इस संतुलन से जिस नई सोच, नई धारा का निर्माण होगा, उससे पूरी मानवता का भला होगा। वंदना ने उनकी बात सुनकर उन्हें समझते हुए कहा, शायद आप ही ठीक कह रही हैं दीदी। दोनों एक साथ बोले। वंदना सोच रही थी कि व्यर्थ ही पिछले कुछ दिनों से मन के गहरे समुद्र में डूब उतर रही थी। व्यथित थी। निज अहम, निज अस्तित्व को लेकर कहीं भी तो कोई उलझन, टकराव नहीं है। सब कुछ पहले जैसा ही सामान्य, उज्ज्वल एवं निर्मल है। एकाएक से लगा सुदूर गगन से कोई चमकता सितारा अचानक टूटकर उसके आंचल में आ गिरा है, जिसके निर्मल प्रकाश से मन की कलुषिता क्षण भर में ही तिरोहित हो गई है तथा चाहूं और प्रेम और विश्वास के दीपों ने
टिमटिमा कर घर आंगन को ज्योतिर्मय कर दिया है। दोस्तों, कहानी को ख़त्म करते हुए यहीं पर कहानी कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताएगा, और अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। और एक नई कहानी जल्दी लेकर आऊँगा। नमस्ते।